जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेवेन्यू के बारे में हमने बताया था। रेवेन्यू, गुड्स परचेज, सेल्स, इनके बारे में हमने बात किया था। आज बात करते हैं हम इनकम के बारे में। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं इनकम के बारे में। तो देखो, जो इनकम का जो हम बात करते हैं, इनकम को जो है, इनकम को बोलते हैं हिंदी में आय। इनकम को हिंदी में हम बोलते हैं आय। एक व्यक्ति या संगठन के द्वारा कमाया गया धन। एक व्यक्ति या संगठन की आय वह धन है जो वो कमाते हैं। जो वो कमाते हैं। आय दो प्रकार की होती है। इनकम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या संगठन की, किसी व्यक्ति या संगठन की आय वह धन है जो वो कमाते हैं, जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। क्या है? एक व्यक्ति या संगठन की आय वह धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। आय हमारी दो प्रकार की होती है। एक आपकी डायरेक्ट इनकम और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। आय हमारी दो प्रकार की होती है, इनकम हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट इनकम और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। तो बात करते हैं हम डायरेक्ट इनकम के बारे में। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती है। डायरेक्ट इनकम के अंदर क्या आती है? ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य काम से प्राप्त होती हैं। ठीक है ना? मुख्य कार्य से हमें प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वह आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। जैसे कि मान लो मेरा काम है कोचिंग संस्थान चलाना, तो मेरी कोचिंग संस्थान के द्वारा जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। या फिर जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान करता हूं और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान का जो मैं काम कर रहा हूं उसके द्वारा जो भी मैं सेल्स परचेज कर रहा हूं और उसके द्वारा जो भी इनकम मेरे पास आ रही है, जो भी आय मेरे पास आ रही है, वो मेरी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। उसी के अलावा मैंने साइड में कोई बिजनेस डाल रहा है, कोई साइड में कोई अपना और इनकम का स्रोत बना रखा है। जैसे कि मान लो मैंने एक गाड़ी ली जिसको मैं सवारियों को इधर से उधर लाने में काम करवाता हूं, तो उस गाड़ी के द्वारा जो इनकम आ रही है मेरे पास वो मेरी कैसी आय कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि गाड़ी चलाना मेरा मेन काम नहीं है। गाड़ी चलाना मेरा मेन काम नहीं है। गाड़ी चलाना मेरा मुख्य व्यवसाय नहीं है। मेरा मुख्य व्यवसाय क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को सेल करते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को सेल परचेज करने का जो भी मेरी आय है, जो भी इनकम मेरी हो रही है, वो मेरी इनकम क्या कहलाएगी? डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। इनडायरेक्ट इनकम क्या होगी? ये तो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। इनडायरेक्ट जो होगी मुख्य व्यवसाय को छोड़ के, मुख्य व्यवसाय को छोड़कर उसके अलावा जो भी हमारी इनकम है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। जैसा कि देखो, हमने डायरेक्ट इनकम, इसके अंदर ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती है, जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो उससे जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। इनडायरेक्ट इनकम मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है, मुख्य व्यवसाय के अलावा आपकी जो भी इनकम होती है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। मुख्य व्यवसाय के अलावा आपकी जो भी इनकम होती है वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। ठीक है ना? इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंस। उसके बाद क्या आता है आपका? एक्सपेंस, व्यय, जिसको हम बोलते हैं व्यय। एक्सपेंस का हिंदी अर्थ है खर्च, व्यय, लागत होता है। या वह धनराशि या वह पैसा है जो किसी व्यक्ति वस्तु को खरीदने, सेवा का उपयोग करने या कोई कार्य करने में खर्च होती है, या किसी कार्य को करने में
खर्च होती है एक्सपेंस कहलाती, ठीक है ना। हमारी एक्सपेंस भी दो प्रकार की होती है, यह भी दो प्रकार का होता है एक्सपेंस। तो एक आपका डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसा अभी हमने डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम पढ़ा, उसी तरीके से हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित, डायरेक्ट इनकम में क्या है, हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्चे होते हैं, जो भी सीधे खर्चे होते हैं वे सभी आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं, यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं, उस पर जो भी धन खर्चा होता है वह डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। वह क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब आपने जैसे कोई भी सामान परचेज किया, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि आपका मुख्य व्यवसाय क्या है, हमारा मुख्य व्यवसाय मान लो मेरा कपड़े का, मेरा मुख्य व्यवसाय क्या है, कपड़े का। अब मैंने देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में गया, यहां से इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्चे होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं, बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं और खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं, तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जैसे कि मेरा काम जो है, मेरा मुख्य व्यवसाय जो है कपड़े का है, और कपड़े को लाने के लिए जब मैं कपड़े को खरीद के लेके आता हूं, तो उसको खरीद के लाने के लिए उसमें जो भी मेरा एक्सपेंस होगा, जैसे गाड़ी का भाड़ा दे रहा हूं मैं, लेबर का खर्चा दे रहा हूं मैं, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, वो डायरेक्ट क्या कहलाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगी। जैसे मैंने कपड़े को परचेज किया, कपड़ा परचेज करके लेके आया, और उस कपड़े को जैसे इधर से उधर, जैसे हमने कोई बाई ऑर्डर आया हमारा, किसी कोरियर के द्वारा आया या किसी अदर जैसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो कपड़ा है, उसमें ट्रांसपोर्ट वालों ने उसको इधर उधर ऐसे ही फेंक दिया और उसमें कुछ कपड़ा खराब हो जाता है, कुछ कपड़ा खराब हो जाता है। उस कपड़े को वापस बेचने योग्य बनाने के लिए, उस कपड़े को वापस बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी मैं खर्चा करूंगा उस कपड़े पर, जैसे उस कपड़े को मैंने धुलवा दिया या उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा दी, तो ये जो खर्चे सीधे उसको बेचने योग्य बनाने के लिए जो उस पर पैसा खर्चा हो रहा है, वो सीधा हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी प्रकार से दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्चे होते उनको छोड़कर, जो मुख्य व्यवसाय से संबंधित सीधे जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उनको छोड़कर से सभी खर्चे इसके अंतर्गत आएंगे, सारे खर्चे जो है इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आपके कर्मचारी, आपने अपनी दुकान पे कुछ एम्प्लॉइज रख रखे, उनकी सैलरी का, सैलरी एक्सपेंस, लाइट के बिल का खर्चा, पानी के बिल का खर्चा, दुकान के रेंट का खर्चा, ये सभी खर्चे हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाएंगे हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन बिल है, इंटरनेट बिल है, जो भी हमारे आपकी सैलरी है एम्प्लॉइज की, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। क्या बात करते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज के बारे में। देखो व्यापार में जब हम किसी से लोन लेते हैं, व्यापार में जब हम किसी से लोन लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं, तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में, उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल, कंसिडरेशन है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। हमने किसी से 4 लाख रुपए का जो
लोन लिया और उस पर हम जो उसको 2% 3% जो भी हम दे रहे हैं वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं हम हिंदी में छूट। क्या बोलते हैं, छूट। डिस्काउंट हिंदी में जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का हिंदी में अर्थ होता है छूट, कटौती या बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में छूट भी बोलते हैं, कटौती भी बोलते हैं और बट्टा भी होता है। इसका मतलब किसी वस्तु या सेवा के ओरिजिनल मूल्य में इसका यूज किसी वस्तु, ठीक है ना, इसका मतलब किसी वस्तु या सेवा के सामान्य ओरिजिनल मूल्य में की गई वह कमी जो ग्राहक को आकर्षित करने या तुरंत भुगतान करने के लिए दी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कपड़े की सामान्य कीमत 1000 है और दुकानदार उस पर 20% का डिस्काउंट देता है तो आपको वह कपड़ा 200 की छूट, 200 के डिस्काउंट के बाद केवल 800 में मिलेगा। जो 800 में मिल रहा है, जो 200 रुपए का आपको जो छूट दी जा रही है, वही हमारा डिस्काउंट कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है। डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्यापारिक छूट। क्या होता है, व्यापारिक छूट। ठीक है ना। व्यापारिक छूट का ट्रेड डिस्काउंट वह छूट है जो निर्माता या थोक विक्रेता द्वारा खरीदार को वस्तु की सूची, वस्तु की लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दी जाती है। यह मुख्य रूप से बिक्री बढ़ाने और बड़ी मात्रा में माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हेतु दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा काटकर चढ़ाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा काट के चढ़ाया जाता है। ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। दूसरा हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट, नगद छूट। क्या है हमारा, कैश डिस्काउंट, नगद छूट। कैश डिस्काउंट का हिंदी में नगद बट्टा या नगद छूट कहते हैं। कैश डिस्काउंट को हिंदी में नगद छूट या नगद बट्टा कहते हैं। यह विक्रेता द्वारा खरीदार को बिल का भुगतान निर्धारित समय से पहले या तुरंत करने के बदले दिया जाने वाला छूट है, जिसका उद्देश्य विक्रेता का कैश फ्लो, नगद प्रवाह सुधारना होता है। जिसका कैश फ्लो, नगद सुधारना होता है। जैसे कि व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को जो एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की जो सुविधा प्रदान की जाती है, अगर ग्राहक उस निश्चित अवधि से पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है। जो छूट दी जाती है उस छूट को ही हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। एक निश्चित अवधि से पहले अपने भुगतान को अगर कोई कर देता है और उस समय पर जो छूट दी जाती है उस छूट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। उधर यदि आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा, आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार कहता है कि अगर आप आज ही नगद भुगतान करते हैं, अगर आप आज ही नगद भुगतान करते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। आप तुरंत 950 का भुगतान करते हैं और 50 बचा लेते हैं, जो कि आपका कैश डिस्काउंट है, जो कि आपका कैश डिस्काउंट है। ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, आगे बात करते हैं कमीशन के बारे में। कमीशन क्या होता है? कमीशन का हिंदी अर्थ होता है आयोग, दलाली, बिक्री पर मिलने वाला हिस्सा। बिक्री पर मिलने वाला हिस्सा
क्या कहलाता है? कमीशन। कार्यभार या नियुक्ति होता है संदर्भ के अनुसार इसके अलग अलग मतलब जो है, जैसे कि आपको बता, पहला जैसा होता है आपका कमिटेड, आयोग होता है कमिटी, कमेटी में आयोग, किसी खास काम या जांच के लिए बनाई गई लोगों की विशेष समिति, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो कमेटी के नाम, ठीक है। दूसरा होता है ब्रोकर फीस, दलालिया पारिश्रमिक, किसी सामान को बेचने या कोई काम करवाने पर मिलने वाला पैसों का हिस्सा क्या कहलाता है? दलाली। कार्य सौंपना या नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, किसी व्यक्ति को कोई नया काम या सेना में अफसर का पद देना, अपॉइंटमेंट कहलाता है। उसके बाद आपका आता है सर्विस, ठीक है ना। हिंदी में सर्विस को सेवा कहा जाता है, हिंदी में सर्विस को सेवा कहा जाता है। इसका अर्थ किसी की सहायता करना, काम करना या ऐसा अमूर्त कार्य है जो किसी की जरूरत को पूरा करे या जिसे ग्राहक को लाभ या मूल्य मिले, ठीक है ना। एक कस्टमर, कस्टमर किसे कहते हैं? कस्टमर कौन होता है? कस्टमर का हिंदी अर्थ है ग्राहक, क्रेता, खरीदार। ग्राहक वह व्यक्ति या संस्था है जो किसी व्यवसाय, दुकानदार या संगठन से पैसों के बदले कोई उत्पादन, कोई सामान या सेवा खरीदता है, कोई सामान या सेवा खरीदता है, ठीक है ना। एक होता सप्लायर, सप्लायर को हिंदी में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता कहते हैं। आपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति, कंपनी या संस्था है जो किसी अन्य व्यवसाय या व्यक्ति को सामान या सेवाएं उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए कार बनाने वाली कंपनी को टायर या लोहा देने वाला व्यक्ति आपूर्तिकर्ता कहलाता है, आपूर्तिकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट होता है आपका डेब्टर, एक होता है डेब्टर और एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है आपका, क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार या ऋणदाता। यह वह व्यक्ति, बैंक, कंपनी या संस्था होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को पैसा उधार देती है, जो किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को उधार पैसा देती है या सामान सेवाएं उधार बेचती है और बदले में पैसा वापस पाने का अधिकार रखती है। ये क्या कहलाता है? हमारा क्रेडिटर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है, जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है, क्रेडिटर लेनदार कहलाती है, ठीक है ना, लेनदार कहलाती है। एक होता है आपका डेब्टर्स, देनदार, जिसको हम बोलते हैं देनदार, ठीक है ना। देनदार वह व्यक्ति, दुकान या कंपनी होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यापार को पैसे, सामान या सेवा के बदले पैसे चुकाने की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार होता है। जैसे वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है, उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, डेब्टर कहलाती है, डेब्टर कहलाती है, ठीक है ना। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फरेमथुरा। जय हिंद, जय भारत।